हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल एमजे क्लास में। दोस्तों आज हम लोग कवर करेंगे ब्रिक के पार्ट 2 वीडियो। अगर आपने ब्रिक के पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाएं, पहले ब्रिक का पार्ट 1 वीडियो देखें, उसके बाद पार्ट 2 वीडियो देखें। क्योंकि पार्ट 1 वीडियो में हमने ब्रिक के बारे में पूरे डिटेल से समझाया है, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा तब जाके अच्छे से समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। दोस्तों चलिए हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। आज हम लोग देखेंगे नेफ्रॉन के बारे में। आपको पता होगा कि ब्रिक की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है और प्रत्येक ब्रिक में लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। ठीक है, और उसमें हम लोग नेफ्रॉन के संरचना के बारे में देखेंगे क्या होता है, नेफ्रॉन की संरचना कैसी होती है। चलिए देखते हैं। ये है आपका नेफ्रॉन की संरचना। दोस्तों ये जो आपको कटोरे के आकार की जो संरचनाएं दिखाई दे रही है, इसी को ना हम लोग बोमेन संपुट कहते हैं। नेफ्रॉन की सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यही होता है। ठीक है, और इसमें एक अविवाहित धमनिका आती है और एक अपवाहित धमनिका जाती है। ठीक है, अविवाहित धमनिका से क्या होता है, इधर से ब्लड आता है और यहाँ पे एक कुंडलित नालिकाएं का निर्माण करती है, जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस कहा जाता है। यही जो है ग्लोमेरुलस ब्लड को छानने की काम करता है। ठीक है, और अपवाहित धमनिका से फिर से ब्लड छानने के बाद हमारे शरीर में चला जाता है। दोस्तों ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि अविवाहित धमनिका जो है थोड़ी सी इसकी नलिकाएं जो है मोटी है और अपवाहित धमनिका की नलिकाएं थोड़ी सी पतली है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये देखिए इधर से ब्लड की मात्रा अधिक मात्रा में आता है। क्या होता है? अधिक मात्रा में आता है। अविवाहित धमनिका की नलिका पतली होती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा मात्रा में इधर से ब्लड जाता है। ग्लोमेरुलस में ब्लड छनने के बाद अविवाहित धमनिका होते हुए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है और छनने के बाद जो भी अवशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं वो समीपस्थ कुंडली नालिका होते हुए, ठीक है, समीपस्थ कुंडली नालिका होते हुए हेनेले की अवरोही चाप के पास आती है। कहाँ आती है? हेनेले की अवरोही चाप के पास, और उसके बाद हेनेले की अधोरोही चाप होते हुए फिर कुंडित नालिका के पास पहुंचती है। और इस कुंडित नालिका को दूरस्थ कुंडित नालिका कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बोमेन संपुट से काफी दूर होती है, इसलिए इसे दूरस्थ कुंडित नालिका कहा जाता है। और ये दूरस्थ नालिका होते हुए आगे हम लोगों का संग्राहक नालिका में अवशिष्ट पदार्थ पहुंचती है, और संग्राहक नालिका होते हुए, ठीक है, संग्राहक नालिका होते हुए मूत्रवाहिनी कोष में अवशिष्ट पदार्थ चला जाता है। दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में, ब्रिक के कार्य के बारे में। ब्रिक के कार्य क्या होते हैं, ब्रिक के कार्य कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम लोग दोस्तों अब हम लोग देखेंगे ब्रिक की कार्यविधि। ब्रिक की कार्यविधि जो है ये 3 प्रकार से कार्य करता है। पहला है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, दूसरा है ट्यूबुलर पुनर्श्वसन और तीसरा है ट्यूबुलर स्रवण। जिसमें से पहला हम लोग देखेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता क्या है। ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो होता है ये बोमेन संपुट के पास होता है। ठीक है, ये बोमेन संपुट में अविवाहित धमनिका से ब्लड आती है, आने के बाद एक गुच्छे का निर्माण करती है जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है, और इसी में ब्लड को छानने का काम करता है। उसी को क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। क्लियर। और दूसरा है ट्यूबुलर पुनर्श्वसन। ट्यूबुलर पुनर्श्वसन में क्या होता है, जब यहाँ ग्लोमेरुलस में ब्लड के छनने के बावजूद भी कुछ अन्य उपयोगी पदार्थ भी यानी बोमेन संपुट से रिस जाता है, रिस करके समीपस्थ कुंडित नालिका में प्रवेश कर जाती है, तो इसी को उपयोग करने के लिए यही अपवाहित धमनिका आकर इससे मिली हुई रहती है, और मिलने के कारण ये इसको क्या कर लेता है? पुनः श्वसन कर लेता है, पुनः से एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने पास रख लेता है। इसी को ही कहते हैं ट्यूबुलर पुनर्श्वसन। और तीसरा है ट्यूबुलर स्रवण। ये कुछ खास नहीं होता है दोस्तों। और आगे हम लोग देखेंगे मूत्र की बनावट। मूत्र की बनावट में मेनली 3 प्रकार की चीज बनते हैं। आपको पता ही होगा, जल हो गया, यूरिया हो गया और सोडियम क्लोराइड हो गया। जिसमें से जल जो होती है, जल की मात्राएं जो होती है 96% होती है। कितनी प्रतिशत? 96%। और यूरिया जो है, यूरिया जो बनता है हम लोगों के शरीर में लगभग 2.5 यानी कि 2.5% का निर्माण होता है। और NaCl यानी सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, ये बनता है 1.5% के आसपास। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लोगों का मूत्र का बनावट लोग कवर किए, पूरे नेफ्रॉन के बारे में पूरे बेसिक से लेकर हाई लेवल तक देखे हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।